हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पार्कर सोलर प्रोब के बारे में। फ्रेंड्स, रिसेंटली नासा साइंटिस्ट ने बताया कि पार्कर सोलर प्रोब पहला ऐसा ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट है जिसने सन के एटमॉस्फेयर में एंटर करा। पार्कर सोलर प्रोब के बारे में जानेंगे, उसके पर्पस को देखेंगे, हम उसने क्या क्या ऑब्जर्व करा है वो देखेंगे, ये स्टडीज हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है हम ये भी देखेंगे। साथ में हम सन के बारे में, उसके एटमॉस्फेयर के बारे में और जितना भी फिनोमेना एसोसिएटेड है सन के साथ, उन सबको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं पार्कर सोलर प्रोब के बारे में। फ्रेंड्स, ये प्रोब नासा ने 12 अगस्त 2018 को लॉन्च किया था। इस प्रोब की लाइफ 7 साल है। लास्ट ऑर्बिट ये सन के अराउंड 2025 में करेगा। पार्कर सबसे क्लोजेस्ट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट तो बन ही गया है जो सन के एटमॉस्फेयर तक पहुंचा है, मगर 2025 में जब वो ऑर्बिट करेगा सन के पास से, तो वो सबसे क्लोजेस्ट होगा सन से, जहां पे उसका डिस्टेंस सिर्फ 3.83 मिलियन माइल्स रहेगा सोलर सरफेस से। पार्कर फास्टेस्ट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट भी है जिसकी हाईएस्ट स्पीड आपको देखने को मिलेगी 6,92,000 किलोमीटर पर आवर। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि किस तरह से पार्कर सन की हार्श कंडीशन में सर्वाइव करता है। यहाँ पे नासा साइंटिस्ट ने बहुत ही एडवांस थर्मल इंजीनियरिंग का यूज करा है, जहाँ पे वो इस पार्कर स्पेसक्राफ्ट को कवर करते हैं कार्बन शील्ड से, जो कि सन से आ रही हीट को और टेम्परेचर को रोकता है, और वो इंश्योर करता है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट्स पार्कर के अंदर इंस्टॉल किए गए हैं वो डैमेज ना हो। और 4 मेजर इंस्ट्रूमेंट्स पार्कर सोलर प्रोब के अंदर इंस्टॉल किए गए हैं, जिनका काम है मैग्नेटिक फील्ड को, प्लाज्मा को, एनर्जेटिक पार्टिकल्स को और सोलर विंड्स को स्टडी करना। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या ऑब्जेक्टिव है पार्कर सोलर प्रोब का। फ्रेंड्स, नासा ने 3 मेजर ऑब्जेक्टिव डिफाइन किए हैं। पहला ऑब्जेक्टिव यह है कि वो ट्रेस कर पाए कि किस तरीके से एनर्जी फ्लो करती है सन के एटमॉस्फेयर में। नेक्स्ट वो स्टडी करे किस तरीके से जो आउटर मोस्ट लेयर है सन की सोलर कोरोना हीट होती है। लास्टली पार्कर ये स्टडी करेगा किस वजह से सोलर विंड्स एक्सेलरेट करती हैं। फ्रेंड्स, साइंटिफिक कम्युनिटी का ये मानना है कि पार्कर सोलर प्रोब से जो ऑब्जर्वेशंस उनको मिलेंगे उनसे वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन ये है, कोरोना जो आउटर मोस्ट लेयर है सन की, वो कैसे सन के सरफेस से भी ज्यादा हॉट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो साइंटिस्ट आंसर करना चाहते हैं वो है कि सोलर विंड्स किस तरीके से इतना एक्सेलरेट कर पाती हैं। लास्टली साइंटिस्ट ये देखना चाहते हैं कि हाई एनर्जी पार्टिकल्स की सोर्स क्या है। आइए अब हम देखते हैं कि क्या ज़रूरत है इन सोलर फिनोमेनास को समझने की। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि समय समय पे नासा, इसरो और डिफरेंट स्पेस एजेंसीज यूनिवर्स में सैटेलाइट, प्रोब भेजती रहती है। इनका क्या पर्पस है? यहाँ पे बेसिक पर्पस यह होता है कि हम समझ पाएँ हमारे यूनिवर्स को अच्छे तरीके से, साथ ही हम समझ पाएँ कि कैसे लाइफ का ओरिजिन अर्थ पे हो पाया। इस इंफॉर्मेशन से हम समझ सकते हैं कि डिफरेंट प्लैनेट जो यूनिवर्स में है, कहाँ पे लाइफ हो सकती है, कहाँ पे नहीं हो सकती। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है, सन इकलौता स्टार है हमारे सोलर सिस्टम में। जितना अच्छे से हम सन को समझेंगे, वहाँ पे हो रहे फिनोमेनास को समझेंगे, उतना ही अच्छे से हम अंदाजा लगा पाएंगे डिफरेंट स्टार्स के बारे में जो यूनिवर्स में है। लास्टली साइंटिस्ट चाहते हैं कि वो स्पेस वेदर को अच्छे से समझ पाएं और प्रिडिक्ट कर पाए। स्पेस वेदर की समझ हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम आने वाले टाइम में स्पेस ट्रैवल करना चाहते हैं, जहाँ पे हमारे एस्ट्रोनॉट्स जब स्पेस में ट्रैवल करेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम समझ सकें उस टाइम उनको क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है, किस तरीके का एनवायरनमेंट उनको देखने को मिल सकता है। इन चीज़ों के बारे में हमारी समझ और अच्छे से डेवलप होगी जैसे ही हम सन के बारे में समझेंगे, वहाँ पे हो रहे फिनोमेनास के बारे में समझेंगे। इससे पहले कि हम देखें कि पार्कर सोलर प्रोब ने क्या क्या ऑब्जर्वेशन दिए हैं अभी तक साइंटिस्ट को, उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ लेते हैं सन के बारे में। सन की एज 460 करोड़ साल है और लगभग 500 करोड़ साल एज उसकी और बची है। सन का डायमीटर अराउंड 13.9 लाख किलोमीटर है। अगर टेम्परेचर की बात करें तो सन के सरफेस पे आपको 6000 डिग्री सेल्सियस और सन के कोर में आपको 1.6 करोड़ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देखने को मिलेगा। सन की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से 28 टाइम्स ज़्यादा है। अगर सन के मास की बात करें तो सन का मास इक्विवेलेंट है 3,32,900 अर्थ मास के बराबर। सन रफली कंपोज्ड है 98% हाइड्रोजन एंड हीलियम से। हर 11 साल में सन की मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीटली फ्लिप हो जाती है। इसका ये मतलब है कि नॉर्थ और साउथ पोल अपनी पोजीशन बदल लेते हैं और इसी वजह से डिफरेंट फिनोमेना सन के एटमॉस्फेयर में देखने को मिलते हैं। अर्थ की तरह सन भी रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पे और सन का रोटेशन पीरियड 25 डेज 9 आवर्स है। सन की रोटेशन स्पीड लगभग 7180 किलोमीटर पर आवर है। नेक्स्ट हम समझते हैं सन के एटमॉस्फेयर को। सन का एटमॉस्फेयर 3 लेयर्स में डिवाइडेड है, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर एंड कोरोना। सबसे पहले हम देखते हैं फोटोस्फेयर को।
जो भी विजिबल लाइट हम देखते हैं सन से आती हुई वो फोटोस्फीयर से आती है, और फोटोस्फीयर पे एक यूनिक फिनोमेना अकर होता है, वो है सन स्पॉट्स का। सन स्पॉट्स डार्क स्पॉट्स होते हैं सन के सरफेस पे, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, अराउंड 500 to 1500 डिग्री सेल्सियस तक। ये सन स्पॉट्स अर्थ के क्लाइमेट को अफेक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ सन स्पॉट्स चेंज होते हैं हर 11 साल में, जैसे ही सन की मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रोमोस्फेयर के बारे में। क्रोमोस्फेयर रिलेटिवली काम लेयर है सन के एटमॉस्फेयर की। यहाँ पे एक्टिविटी कम होती है, और ये लेयर आपको देखने को मिलेगी जब सूर्य ग्रहण के दौरान मून कम्प्लीटली कवर कर लेता है सन के फोटोस्फेयर को, तो एक रेड डिम रिंग देखने को मिलती है। ये रिंग ही क्रोमोस्फेयर है। नेक्स्ट हम देखते हैं कोरोना। फ्रेंड्स, जब सूर्य ग्रहण के दौरान मून कम्प्लीटली कवर कर लेता है सन को, उसके फोटोस्फेयर को भी और क्रोमोस्फेयर को भी, तो एक वाइट ग्लो देखने को मिलता है सन के आसपास। वो वाइट ग्लो कोरोना लेयर होती है। कोरोना की यूनिकनेस ये है कि यहाँ पर टेम्परेचर 11 लाख डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, और इसका कारण आज भी हमको पता नहीं है। यहाँ पे ही डिफरेंट फिनोमेनाज अकर होते हैं, जैसे कि कोरोनल मास इजेक्शन, सोलर फ्लेयर्स एंड सोलर विंड्स। नेक्स्ट हम समझते हैं क्या होता है कोरोनल मास इजेक्शंस। इनको CME भी बोला जाता है। CME में से क्लाउड ऑफ पार्टिकल्स होते हैं जो सन के एटमॉस्फेयर से पुश कर दिए जाते हैं स्पेस की तरफ। इन क्लाउड्स में प्लाज्मा और मैग्नेटिक फील्ड लार्ज अमाउंट में होती है। फ्रेंड्स, प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा एक नेचुरल स्टेट है मैटर की, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है। प्लाज्मा बनता है आयन से, नेगेटिव आयंस और पॉजिटिव आयन से प्लाज्मा बनता है। प्लाज्मा आपको अर्थ पे देखने को मिलेगा जब बिजली कड़कती है, या फिर जब इलेक्ट्रिक स्पार्क देखने को मिलता है आपको, उसमें प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा की एप्लीकेशन आप अर्थ पे यूज करते हैं। प्लाज्मा लैंप्स आते हैं जहाँ पे आप प्लाज्मा को यूज करके लाइट प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सोलर फ्लेयर्स के बारे में। सोलर फ्लेयर्स आते हैं बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी जो लिंक्ड है सन स्पॉट से, और ये देखने को मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटेंस बर्स्ट ऑफ रेडिएशन। सोलर फ्लेयर्स एक फ्लैश ऑफ लाइट की तरह दिखते हैं जो सन से आ रहे हैं। सोलर फ्लेयर्स स्पीड ऑफ लाइट पर ट्रैवल करते हैं, और ये अर्थ को विद इन 8 to 9 मिनट्स हिट कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम समझ पाएँ कि सोलर फ्लेयर्स कैसे आ रहे हैं और कितना इम्पैक्ट अर्थ पे कर सकते हैं। अगर सोलर फ्लेयर्स ने किसी भी सैटेलाइट को हिट करा तो सैटेलाइट कम्प्लीटली डैमेज हो जाएगी, और अर्थ के एटमॉस्फेयर को भी काफ़ी डैमेज पहुंचा सकता है सोलर फ्लेयर। लास्ट हम सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमेना देखेंगे। सोलर विंड्स बेसिकली होती हैं फ्लो ऑफ एनर्जाइज्ड चार्ज पार्टिकल जो बहुत हाई स्पीड में ट्रेवल करते हैं। उनकी स्पीड होती है लगभग 900 किलोमीटर पर सेकेंड, और उसी के साथ साथ उनका टेम्परेचर ही बहुत हाई होता है, जहाँ पे उनका टेम्परेचर 10 लाख डिग्री सेल्सियस तक मेजर किया गया है। सोलर विंड्स भी प्लाज्मा से बनती है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे। अगर सोलर विंड्स किसी भी प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में एंटर कर लेती हैं तो उसके एटमॉस्फेयर को पूरा डिस्ट्रॉय कर सकती हैं वो, और वहाँ पे लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाएगी। इसलिए अर्थ के केस में आप देखेंगे तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लगातार इन सोलर विंड्स को डिफ्लेक्ट करती रहती है ताकि वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर ना कर पाए। इस इमेज में आप देख रहे हैं कि कैसे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड प्रोटेक्ट कर रही है अर्थ को इन सोलर विंड्स के खिलाफ। जिस बाउंड्री पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड रुक जाती है और इंटरेक्ट करती है सोलर विंड्स के साथ, उस बाउंड्री को बोला जाता है मैग्नेटोपॉज, और जहां तक अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड फ्लो करती है उसको बोला जाता है मैग्नेटोस्फेयर। फ्रेंड्स, एक और बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना देखने को मिलता है सोलर विंड्स की वजह से अर्थ पे, जिसको बोला जाता है ऑरोरा बोरेलिस। ये फिनोमेना होता है बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अर्थ एंड सोलर विंड्स। ये फिनोमेना आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे, जहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल स्काईलाइट्स देखने को मिलती है। फ्रेंड्स, आइए अब हम समझते हैं पार्कर सोलर प्रोब ने क्या क्या ऑब्जर्वेशंस दी और किस तरीके से वो ऑब्जर्वेशंस करता है। फ्रेंड्स, इस इमेज में आप देख रहे हैं एक येलो ऑर्बिट है और एक रेड ऑर्बिट है। येलो ऑर्बिट पार्कर सोलर प्रोब की पास्ट ऑर्बिट है, और जो रेड ऑर्बिट है वो इन फ्यूचर में इस पाथ पे पार्कर सोलर प्रोब ट्रैवल करने वाला है। इस इमेज को आप ध्यान से देखें तो समझ सकते हैं कि कैसे पार्कर बार बार सन के क्लोज आता है और रोटेट करता है। यहाँ पे जैसे ही वो सन के पास आता है वो इंपॉर्टेंट डाटा कलेक्ट करता है और नासा साइंटिस्ट को भेज देता है। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस पार्कर ने अब तक की हैं। जैसा कि हम अर्थ से देखते हैं सन बहुत काम दिखता है, मगर ऐसा नहीं है। सन इतना काम नहीं है। सन का एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा टर्बुलेंट है। वहाँ पे लगातार एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वहाँ पे लगातार सोलर फ्लेयर्स, सोलर विंड्स निकलती रहती हैं। नेक्स्ट, पार्कर ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ऑब्जर्व करी है। उसने देखा है कि सन के पास एक डस्ट फ्री जोन है। ये डस्ट फ्री जोन साइंटिस्ट ने प्रेडिक्ट करा था कि सन के पास हो सकता है, और पार्कर ने इसको ऑब्जर्व किया। क्या होता है डस्ट फ्री जोन? पूरा यूनिवर्स कॉस्मिक पार्टिकल से भरा हुआ है।
ये कॉस्मिक पार्टिकल्स नेकेड आई से नहीं दिखते हैं, मगर ये कॉस्मिक पार्टिकल्स इंटरैक्ट करते हैं लाइट के साथ और डिफरेंट एक्सरे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ। मगर सन के अराउंड इतना टेम्परेचर बढ़ जाता है कुछ एरियाज में कि वहाँ पे ये पार्टिकल सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और वहाँ से वो इवेपोरेट हो जाते हैं। इसलिए एक जोन देखने को मिलता है सन के पास जिसको बोला जाता है डस्ट फ्री जोन। नेक्स्ट, पार्कर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है सोलर विंड्स के रिगार्डिंग, जहाँ पे उसने बताया है कि इनिशियली सोलर विंड्स भी सन के साथ साथ रोटेट करती हैं और जब वो सन की ग्रेविटी से दूर चली जाती हैं तब वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना चालू करती हैं। पार्कर ने ये भी बताया है कि सोलर विंड्स जब ट्रेवल करती हैं तो वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड को चेंज भी कर सकती हैं। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि कैसे सोलर विंड्स अपनी मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रही है। इस चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड को स्विच बैक्स कहा जाता है। लास्टली, पार्कर ने ये बताया है कि सन पर एनर्जेटिक पार्टिकल स्टॉर्म्स बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली अकर होते हैं जिसका अंदाज़ा साइंटिस्ट को नहीं था। फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस थे जो अभी तक पार्कर ने किए हैं और आने वाले टाइम में वो कुछ और भी ऑब्जर्वेशंस करेगा और साइंटिस्ट तक वो डाटा पहुंचाएगा। इसी के साथ फ्रेंड्स, इंडिया ने भी एक मिशन प्लान करा है जहां पे वो सन के एटमॉस्फेयर को स्टडी करना चाहता है। इस मिशन का नाम है आदित्य L1 मिशन, जो इसरो लॉन्च करेगा। आदित्य L1 के लिए इसरो PSLV लॉन्च व्हीकल यूज करेगा और आदित्य को वो L1 लैंग्रेंज पॉइंट पे ले जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं लैंग्रेंज पॉइंट्स क्या होते हैं। लैंग्रेंज पॉइंट्स दो मास ऑब्जेक्ट के बीच मिलते हैं, जैसे कि एक तरफ यहाँ सन है और अर्थ है, तो इन दोनों की ग्रेविटी जहाँ पे बैलेंस आउट हो जाती है उन पॉइंट्स को लैंग्रेंज पॉइंट कहा जाता है। तो अर्थ और सन के बीच में आपको 5 लैंग्रेंज पॉइंट देखने को मिलते हैं, L1, L2, L3, L4, L5। इन पॉइंट्स की ये इंपॉर्टेंस है कि यहाँ पे फ्यूल कंजम्पशन बहुत ही कम होता है स्पेसक्राफ्ट के लिए, क्योंकि ये पॉइंट्स हमेशा सिंक में रहते हैं सन और अर्थ की ग्रेविटी के साथ साथ। L1 पॉइंट की ये खासियत भी है कि L1 से जो व्यू मिलता है सन का, वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं आता है। फ्रेंड्स, आई होप इस वीडियो में आपको सभी बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो इंस्टॉल करें हमारी एप्लीकेशन क्रेजी जीके ट्रिक अपने मोबाइल पे और वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे ही किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।